साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कई जीत हमने दिखाई है। 2014 से लेकर आज तक न जाने कितनी जीत, एक से बढ़कर एक जीत। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की टेंशन दिखाने जा रहा हूं, और ये टेंशन किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक ऐसे नेता जिन्हें हम अक्सर सिंघम के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने ये टेंशन दी है। और इस टेंशन के आते ही दोस्तों, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है ना, जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी उसको डिकोड नहीं कर पाई है। उस राज्य से ये टेंशन आई है, और इस टेंशन की वजह से तमिलनाडु की राजनीति में भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार जो चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खास नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सीट मिली है। तो कहने को तो यह भी हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां क्या हलचल पैदा करेगी। भाई समुद्र में आप पत्थर भी फेंकते हैं तो थोड़ी सी हलचल पैदा होती है। तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं है भाजपा के लिए। फिर ऐसा क्या हो गया कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति में इस बात की चर्चा हो रही है, इस भारी उलटफेर की चर्चा हो रही है। आज के वीडियो में दोस्तों आपको कुछ ऐसे नैरेटिव दिखाने जा रहा हूं जो बिल्कुल हट करके है। एक तो तमिलनाडु में अन्नामलाई को लेकर, जिन्हें हम सिंघम कहते हैं, इतना बड़ा बदलाव क्या है? कोई रणनीति है क्या अमित शाह की, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ? अगर मैं आपको कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को सपोर्ट करेगा, तो आपको यकीन होगा क्या? तमिलनाडु में यह भी हो सकता है। तो क्या कहानी है, इसी को बताने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। एक कमेंट दोस्तों जय सिया राम लिख दीजिएगा, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो और आपके विचारों को भी जानने का अवसर मिले। मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो आप इतना स्नेह देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये चैनल आज 2 मिलियन से भी अधिक लोगों का परिवार बन चुका है। तो इस चैनल में कैसे हम वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, इसी को देखने के लिए कुछ बच्चे, उनकी इच्छा थी। और ये बच्चे जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ना, ये दरअसल अमेठी, राहुल गांधी का इलाका है। अभी भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। अमेठी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय से 13 बच्चे, ये बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, तो ये दिल्ली आए और मैंने उन्हें पूरा स्टूडियो दिखाया। इसका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो इन बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी, और ये देखकर इन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड किया, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से शुभकामनाएं भी हमने प्रेषित की हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये खबर दोस्तों अन्नामलाई को लेकर है, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सिंघम तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय चेहरा। अब अभी बोलकर इसलिए फायदा हो सकता है कई लोगों को लगे कि नहीं है, कि भाई विजय ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, अन्नामलाई ने क्या किया? लेकिन नहीं दोस्तों, मतलब अगर आपकी सीट ना मिले तो आप उन्हें हारा हुआ कह दें, ये तो सिर्फ टीएमसी के लिए छोड़ दीजिए, ऐसा होता नहीं है। मैं पूरी कहानी बताऊं दोस्तों, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अन्नामलाई के इस्तीफे की खबर भारतीय जनता पार्टी से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी छाई रही, और कुछ ये भी कहते रहे कि औपचारिक रूप से नहीं दिया। दोनों तरह की खबरें हैं, मैं उन चक्कर में नहीं पड़ रहा। लेकिन मामला गड़बड़ है, ये बात आप समझ लीजिए कि अन्नामलाई के मन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए खुश नहीं है। और 4 मई को नतीजे आए। देखिए, करीब 1 महीने के बाद करीब अन्नामलाई भाजपा के शीर्ष नेताओं से बैठक करने के लिए तमिलनाडु से दिल्ली रवाना होते हैं। मगर एक बदलाव दिखता है। जब वो चेन्नई से आ रहे थे, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच रहे थे, तब उनकी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा था। पहले नहीं ऐसा था।
लोगों ने यहीं से अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, तमिलनाडु की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और दिल्ली में अन्नामलाई ने दोस्तों संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, तमाम लोगों से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की। और इसी के बाद ये खबरें आई। अब मेन स्ट्रीम मीडिया का तो क्या कहूं दोस्तों, आधे से अधिक तो चला रहे हैं कि 5 पन्नों का रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया है। फिर जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की बात कह रहा हूं, और कुछ ने कहा कि नहीं, औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं हुआ। दोनों ही कंडीशन मान लीजिए, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा कि जिस समय अन्नामलाई तमिलनाडु से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उस समय दोस्तों तमिलनाडु में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे उनके समर्थन में। और जानते क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, नेक्स्ट अवतार टू सेव तमिलनाडु, नेक्स्ट अवतार टू सेव तमिलनाडु, तमिलनाडु को बचाने के लिए नया अवतार। और दूसरा, आवर लीडर कम एंड लीड अस, आप हमारे नेता हैं, आइए और हमें अपना नेतृत्व प्रदान कीजिए। देखिए, सिर्फ 1 महीने की बात है दोस्तों, और इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। और इतना ही नहीं, सिंघम रिटर्न्स, इसकी चर्चा होना शुरू हो गई। 4 जून को, आज 3 जून है दोस्तों, कल 4 जून है और 4 मई को नतीजे आए थे। 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन भी है। और यह माना जा रहा है कि दिल्ली से जब ये मुलाकात करके चेन्नई लौटेंगे तो उसके बाद कल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अपने भविष्य को लेकर ये बड़ा खुलासा करेंगे। और ये तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। अब ये सवाल उठता है कि आखिर हम अन्नामलाई की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अन्नामलाई की चर्चा करने की बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, विजय का चेहरा विजय है टीवी के पार्टी के, कि भाई ये हीरो हैं तमिलनाडु की राजनीति के, कम से कम 2026 के विधानसभा चुनाव के। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड, जिसने काम किया, उस चेहरे का नाम अन्नामलाई है दोस्तों। मैं आपको एक तुलना बताता हूं। भाई 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रचंड जीत मिली थी दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे, उससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन तैयार हुआ, उसमें अन्ना हजारे और इस पूरी टीम की भूमिका थी और उसके पीछे संघ और बाकी लोगों की प्रेरणा थी। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सच है ना कि अन्ना हजारे ने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें एक शून्यता की स्थिति पैदा की, और उस गैप को भरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। यही काम तो अन्नामलाई ने तमिलनाडु में किया। आप भूलिए मत, द्रविड़ राजनीति के खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से जंग छेड़ दी थी और तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नेता बने। युवाओं का सैलाब उनके पीछे चलता था। उनमें लोगों ने एक नई आशा देखी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हर कोई हैरत में था। लेकिन भाजपा ने गजब काम किया था दोस्तों। उन्होंने लोगों की नस को पहचाना, उनको मौका दिया, और अन्नामलाई ने उनको निराश नहीं किया। वो लगातार द्रविड़ राजनीति के खोखलेपन पर हमला करते रहे और अपने लिए राज्य में एक कल्ट पैदा किया दोस्तों। ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदलती चली गई, और ये जो द्रविड़ राजनीति है उसके खिलाफ अन्नामलाई ने दोस्तों एग्रेसिव रुख अख्तियार किया। और उन्होंने सीधे सीधे खुल करके, जो द्रविड़ पार्टियां हैं या तो हिंदी या हिंदू का विरोध करती हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, डीएमके, आप याद कर लीजिए पिछले कुछ सालों का अगर हेडलाइन आती थी ना, तो वो अन्नामलाई के नाम से आती थी। अन्नामलाई डीएमके को खुली चुनौती देते थे, आइए सनातन धर्म के मुद्दे पर बात कीजिए। और उनके काम करने का तरीका ऐसा था दोस्तों, जिससे एआईएडीएमके को भी समझ में आ गया कि इनके साथ चलेगा नहीं। उनको भी बुरा लगा, वो भी साथ छोड़कर चले गए, गठबंधन तोड़ दिया।
लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने गजब का काम किया। अन्नामलाई को खुली छूट दे दी। वो एक ऐतिहासिक पद यात्रा पर निकली, 6 महीने की पद यात्रा। एन मन एन मक्कल, यानी मेरी भूमि मेरे लोग। और उसका क्या फायदा नहीं मिला भाजपा को? याद कीजिए, उसका फायदा मिला दोस्तों। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3.58% वोट मिला था और 2024 में 11.24% वोट, डबल डिजिट में। यह मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 23 उम्मीदवार उतारकर 11.24% वोट हासिल करना यह कोई छोटी घटना नहीं थी दोस्तों। बिना किसी द्रविड़ पार्टी की मदद के भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, नॉर्थ इंडियन पार्टी, उसको डबल डिजिट में ला करके खड़ा कर दिया। यह मेहनत थी दोस्तों। मगर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीतिक भूल कर दी, जैसे तेलंगाना में किया अपने अध्यक्ष को हटा करके। यहां पर भी एक रणनीतिक भूल थी दोस्तों। हालांकि इसको रणनीतिक भूल कोई जानबूझ के नहीं करता। भाई अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय किया कि स्टालिन को हटाना है। यह एंटी हिंदू पार्टी है, यह सनातन विरोधी पार्टी, इसको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए अन्नामलाई को साइड किया। यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है दोस्तों। हालांकि आज लगता है कि वो गलत था, पहले भी मैं कह रहा था वो गलत है, लेकिन क्या करेंगे भाई, आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ना। अन्नामलाई को समझाया, इधर ई पलानी स्वामी, दोनों एक ही जगह से, दोनों का एक ही वोट बैंक। और AIADMK कभी भी अन्नामलाई को स्वीकार नहीं कर सकती, अन्नामलाई उनको नहीं कर सकते। तो फिर नया अध्यक्ष हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, और यहीं से चीजें पलटनी शुरू हो गई दोस्तों। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो पिछला चुनाव हुआ 1 महीने पहले दोस्तों, ये जो TVK को इतनी बढ़त मिली है ना, वो अन्नामलाई की वजह से मिली है। अन्नामलाई ने जो स्पेस क्रिएट किया, अब चूंकि भाजपा ने जब गठबंधन किया AIADMK के साथ, तो उसको सीटें ही नहीं मिली, और वो भी सारी टफ सीटें मिली। तो मौका किसको मिला? TVK को मिला। तो जो स्पेस अन्नामलाई ने क्रिएट किया, वो स्पेस को जाकर विजय ने भर दिया, और उसको इतनी जबरदस्त जीत मिली है दोस्तों। यानी अन्नामलाई की राजनीति ने राज्य में एक जनरेशनल शिफ्ट ला दिया, जो विजय की पार्टी TVK की जीत का बड़ा कारण बनी। और अन्नामलाई अब क्या कर रहे हैं दोस्तों? अब वही अन्नामलाई सीधे सीधे विजय को चुनौती देना चाहते हैं, और उसके लिए कमर कस रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया अन्नामलाई ने कि अब हमें एक नया आंदोलन शुरू करना है। उनका लक्ष्य समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना और एक मजबूत स्वयंसेवक आधार तैयार करना है। और यह भी चर्चा है कि अन्नामलाई मक्कल शक्ति अयक्कम, यानी जन शक्ति आंदोलन नाम से एक नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और कल ही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कल दोस्तों अन्नामलाई का जन्मदिन है, तो यह माना जा रहा है कि वो इसका खुलासा कर सकते हैं। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं ना दोस्तों, तो इस बात को याद रखिए, तमिलनाडु की राजनीति में वास्तव में एक बदलाव आया कई दशकों के बाद। जो द्रविड़ पार्टियां AIADMK DMK दोनों आपस में लड़के कभी ये कभी वो, विजय ने तो खत्म कर दिया ना। और इसको खत्म करने का जो मेन रीजन है वही तो अन्नामलाई है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही थी। और इसीलिए आपको मैं एक घटना बताता हूं कि जब तमिलनाडु का रिजल्ट आया, अन्नामलाई को देखा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कि इनके भीतर एक असंतोष पनप रहा है, तो उसी समय तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन, वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष से मिलने आते हैं और अन्नामलाई की भूमिका क्या होगी इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और यह बात भारतीय जनता पार्टी क्यों समझ रही है, मैं दोस्तों क्यों यह बात रख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी भी ऊहापोह में है। वो ये संकेत तो समझ रही है कि अब तमिलनाडु में 2 द्रविड़ पार्टियों का खेल नहीं चलने वाला है। वहां की फिजा बदल रही है।
वहां अब आपको कैरेक्टर चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को अपने करिश्मे से जोड़ सके, जो उम्मीद जगा सके, जैसे विजय ने जगा लिया। अन्नामलाई को यह पसंद नहीं है दोस्तों। अन्नामलाई को क्या पसंद नहीं है? अन्नामलाई द्रविड़ पार्टियों को ध्वस्त करते हैं और फिर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन होता है भाजपा को। यह अन्नामलाई को पसंद नहीं। अन्नामलाई को यह भी पसंद नहीं है कि एआईएडीएमके के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। उन्होंने शुरू से ही इसको अस्वीकार किया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सब कुछ किया, लेकिन यह बात भी तो सच है कि अन्नामलाई से जब पूछा गया आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मदद करेंगे लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद संगठन में जिस तरीके से बदलाव हुए वो गैर जरूरी थे, उस पर भी अन्नामलाई ने अपनी बात रखी थी दोस्तों। और वही अन्नामलाई जब तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में उतरे तो उनको वोट तो मिला, सीट नहीं मिली। बस यहीं जाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आशा का संचार हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में आया और वही जाकर के बाद में रणनीतिक भूल का कारण बना दोस्तों। आज की परिस्थिति क्या है, अब आपको मैं उस पर लेकर आता हूं। आज तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ पार्टियों के भरोसे नहीं है, वो बदल चुकी है। वो नया भविष्य तलाश रही, अब वो व्यक्ति विशेष पर है, यानी विजय पर है। और इधर अन्नामलाई जब खड़े होंगे तो उन पर अपनी उम्मीदों को टिका करके रखेगी। तो संभव है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल की घड़ी है, और ये मुश्किल की घड़ी कोई और नहीं, अन्नामलाई ही क्रिएट कर रहे हैं। अब मान लीजिए अन्नामलाई नई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, नया आंदोलन शुरू करते हैं, तो ये लड़ाई किसके बीच है? एक तरफ एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ सनातन धर्म के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाला, उसकी रक्षा के लिए खड़ा होने वाला। ये दो ध्रुव पैदा हो रहा है। अब यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या होगी? मुझे तो लगता है कि यहां आरएसएस की भूमिका अन्नामलाई के पीछे खड़े होने की होगी। मुझे ऐसा लगता है। आप चाहें तो राय रख सकते हैं कि भाई ठीक है, पूरे देश में हम भाजपा के लिए कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु तो भाजपा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना भाई। उनके मन में जो तमिल राष्ट्रवाद की भावना है, वहां भाजपा फिट नहीं हो पा रही है। ठीक है, वोट लिया, लेकिन अगर अन्नामलाई अलग हो जाते हैं तो भाजपा के लिए एक मुश्किल है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति की रक्षा करने का दमखम रखने वाले अन्नामलाई एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरते हैं, तो संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसके पीछे खड़ा हो जाए, उसको मदद देने में लग जाए। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, इसकी आहट दिख रही है। आगे क्या होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।